नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमपी सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन जो कि हमारे पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं। जी, पहले अपन गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इसके बाद में आगे पेडागोजी और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आज हम आए हैं। देखिएगा, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर होता जा सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर गाग ने यह भी कहा है, यानी मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश हुई तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल में हित में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें से कहा है कि 2050 तक का पानी सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत का संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच में कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों के करीब 40 करोड़ की आबादी की पानी से जुड़ी ज़रूरतों को यह पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर। पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। अभी जलवायु का परिवर्तन जो हाल में वह पूरे हिमालय क्षेत्र के खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड 9,967। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेजी होती जा रही है तो क्या होगा, इसके बारे में अपने को बताना है। देखिएगा, इसके बारे में पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लेशियरों का न पिघलना, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। जी, कमेंट करिए सब लोग। जैसा कि आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। इसका ये भी करेक्ट आंसर है, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया, गंगा के किनारों की आबादी लगभग कितनी है। गद्यांश में देखिएगा, इसका आंसर क्या दिख रहा है। 87 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 96 करोड़। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था गांवों के करीब 40 करोड़ की आबादी से पानी की जरूरतों की पूरा करती है। कितना आएगा इसका करेक्ट आंसर? 40 करोड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 40 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है, विशेषण है, क्रिया विशेषण और या प्रविशेषण है। कमेंट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं सी, तीसरा नंबर, जो कि करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? खाद्य संकट, रोजगार संकट, जल संकट, पर्यावरण संकट। कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा अपना जल संकट। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। कमेंट करिएगा आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें से आ रहा है तीसरा नंबर, जो कि करेक्ट आंसर है मानसून पर। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है इसमें मानसून पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है।
2.25 किलोमीटर। इसमें से बताना कौन सा वो विशेषण है। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर आएगा परिमाणवाचक विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार 2050 तक का पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। कहाँ पे आने वाला है? ऑप्शन पढ़िएगा। अमेरिका, भारत, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में, पाकिस्तान में। अभी अपन लोगों ने कमेंट उसमें गद्यांश में देखा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा अपना भारत में। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा। 128 का 3 सी। करेक्ट आंसर है परिधन आवरण। परि इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें से क्या आ जाएगा? आवरण। चलिए अगला अपना आ जाएगा क्या? गद्यांश। अभी अपन पढ़ रहे थे पद्यांश, अभी आएगा गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वदा उपयुक्त विकल्पों को चयन करना है। पहले क्वेश्चन को अपन देख लेंगे। इस संसार में कुछ भी नहीं है, पाप और पुण्य दोनों हैं, पाप और पुण्य उसके फल को। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य। चलिए पहले कुछ इसको अपने किसको गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इस संसार में कुछ अस्थाई पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते हैं तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसका वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता है। चलिए इस गद्यांश में बताया गया है पाप और पुण्य के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इस संसार में कुछ भी है, अपूर्ण है, पूर्ण है, स्थायी है, अस्थायी है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग क्या आएगा। जी इसका करेक्ट आंसर आएगा अपना अस्थायी है। अगला देखिएगा। पाप और पुण्य दोनों में हैं, क्या है? स्थायी है, अस्थायी है, स्वाभाविक है या हानिकारक है। अभी यहाँ पर लोगों ने पढ़ा है कि पाप और पुण्य दोनों अस्थायी है। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य है, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। पुण्य में उसके फल को इसका करेक्ट आंसर आएगा हम स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। दोनों में बंधन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः और की जंजीरों से कही गई है। किससे? स्वर्ण और लोहे से, लोहे और पीतल से, स्वर्ण और लोहे और स्वर्ण से, पीतल और लोहे से। किससे कही है बताइएगा आप लोग।
पाप की तुलना की गई है लोहे से और स्वर्ण की तुलना किससे की गई है? जंजीर से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी नंबर, तीसरा। समूह से भिन्न शब्द है फल, स्वतंत्रता, स्थायी और प्यारा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र का विलोम है गुलाम है, परतंत्र है, दासता है, परतंत्रता है। स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? परतंत्र। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। आप लोगों को कमेंट में क्या आ रहा है? डी, यानी कि चौथा नंबर। डी 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 जो कि करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथा नंबर। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आएगा दूसरा नंबर, जो बच्चों के अधिगम को सहज विस्तार बना सके। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा है उद्दीपक प्रतिक्रियाओं के संबंध, सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा है मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है। उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से अद्वितीय भाषा सीख सकता है? ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए सब लोग, कितना आएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दूसरा। अपने समाज में सहजात वाचकों में मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या आप किस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। आप सभी का आंसर इसका आ रहा है 2 2 2 2, यानी बी नंबर, जो कि करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा मैं इस कथन से असहमत हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि पहला दिया है कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की सहायता देती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं। बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा नंबर, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 141 नंबर का क्वेश्चन है।
एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम से लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पढ़िएगा। चित्र कार्डों को क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सारांशीकरण के लिए पठन अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस प्रकार के पठन के लिए कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहला, विस्तृत पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गहन पठन, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जनवरी 2024 में पूछा गया था, पेपर था, उसी के क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न से सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? ऑप्शन पढ़िएगा। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा। श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा श्रम भाषिक विधि। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का उपयोग करना चाहिए? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा? जी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा व्याकरण अनुवाद। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो दो भाषाओं को सुनने के अवसर बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा है। अच्छा बाल साहित्य पाने की इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया, अध्यापकों को गृहकार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिसमें से पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाया करें, जिससे कि वे पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। इसका करेक्ट आंसर अपना क्या आ जाएगा? तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का आकलन के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला दिया है, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा समझ के साथ पठन। एक अच्छी वाचन गतिविधि जिसमें से है अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं,
शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की सहभागिता रहती है। एक अच्छी वाचन गतिविधि वह है जिसमें से शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल में पढ़े गए समाचार पत्र में रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए है? बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक प्रवाह, पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समग्र भाषा उपागम क्या है? समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित है, कौशल आधारित है, ध्वनियों का मिश्रण है, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ आधारित। चलिए, आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जो कि हम सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। गद्यांश पद्यांश भी साथ में हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश आते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। जी धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर के आएँ।